वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एसडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी विष विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने पौधों द्वारा होने वाली विषाक्तता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम रासायनिक खाद द्वारा, औषधियों के द्वारा और कृषि रसायनों द्वारा होने वाली विषाक्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम रासायनिक खाद द्वारा विषाक्तता का अध्ययन करते हैं। आप जानते हो कि फसलों में किसान जो है वो देशी खाद के ज़्यादातर जो है रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक खाद में जो पॉइजनिंग होती है पशु में, वो नंबर एक है नाइट्रेट और नाइट्राइट पॉइजनिंग, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट पॉइजनिंग। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य स्रोत जो है नाइट्राइट और नाइट्रेट पॉइजनिंग, इसका मुख्य स्रोत है खाद, रासायनिक खाद इसका मुख्य स्रोत है। अगर पशु जो पानी पी रहे हैं, जो पशु को हम पानी पिलाते हैं कुओं से वगैरह आदि से, ये ज़्यादातर समस्या वहाँ आती है जहाँ पे कुएं का पानी पशुओं को पिलाते हैं। तो उसमें अगर पानी में नाइट्रेट या नाइट्राइट की मात्रा ज़्यादा हो जाए और उसको लंबे समय तक अगर पानी पिलाएं पशुओं को, तो उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट पॉइजनिंग हो सकती है। अगर हम जब आहार को संरक्षित करते हैं, पशुओं का जो चारा है उसको जब हम भंडारित करते हैं, संरक्षित करते हैं, तो इसमें नाइट्रेट नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है और उससे अगर पशु खिलाते हैं तो पॉइजनिंग हो सकती है। अकाल में पौधों की मात्रा जो है वो अकाल में जो पौधे होते हैं उसमें इनकी नाइट्रेट नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है। अकाल के टाइम में पौधे जो कम बढ़ते हैं, लेकिन उनमें नाइट्रेट और नाइट्राइट की मात्रा बढ़ जाती है, और अगर उन पौधों को पशु खा लेता है तो भी उसको नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की विषाक्तता या पॉइजनिंग या टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो ये 3 कारण हैं नाइट्रेट एंड नाइट्राइट पॉइजनिंग के। अब इस नाइट्राइट पॉइजनिंग के लक्षण क्या है? यानी जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट जहरीला नहीं होता है। नाइट्रेट जो है वो नाइट्रेट साल्ट जो है वो टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन जब ये रूमन में जो रूमन के जीवाणु माइक्रोफ्लोरा है, वो फर्मेंटेशन के दौरान, यानी माइक्रोफ्लोरा के द्वारा जब रूमन में भोजन का फर्मेंटेशन होता है, उस दौरान जो नाइट्रेट है वो नाइट्राइट्स में बदल जाता है। नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं। ये नाइट्राइट्स जो है, नाइट्राइट्स ये टॉक्सिक होते हैं। नाइट्रेट टॉक्सिक नहीं होते हैं, लेकिन नाइट्राइट टॉक्सिक होते हैं। वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जो रूमन के माइक्रोफ्लोरा जब भोजन का फर्मेंटेशन करते हैं, उस दौरान जो नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल देते हैं और वो टॉक्सिक होते हैं। रक्त में जो हीमोग्लोबिन है, रक्त में हीमोग्लोबिन वो मेट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। रक्त में हीमोग्लोबिन जो है इस नाइट्राइट्स की वजह से हीमोग्लोबिन जो है मेट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, और मेट हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता बहुत कम होती है। अब आप जानते हो कि शरीर को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड से मिलती है। ब्लड जो है वो सेल में उसको पहुँचाता है ऑक्सीजन को। तो जो नाइट्राइट की वजह से, नाइट्राइट पॉइजनिंग की वजह से हीमोग्लोबिन जो है वो मेट हीमोग्लोबिन में बदल जाता है, और मेट हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता उसमें कम होती है। अतः पशु के शरीर के ऊतकों को, यानी शरीर के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और पशु जो है एनोक्सिया, सांस की तकलीफ से मृत्यु हो जाती है, उसकी पशु की डेथ हो जाती है। क्यों? ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, एनोक्सिया के कारण। एनोक्सिया ऑक्सीजन का नहीं मिलना सेल को। फिर इसमें पेट दर्द और दस्त होते हैं, यानी पेट दुखता है पशु का और उसको डायरिया हो जाता है। मांसपेशियों में कमजोरी आना, यानी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, पशु लड़खड़ा कर चलता है, दौरे पड़ते हैं पशुओं को, और जो श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो साइनोसिस हो जाता है।
साइनोसिस का मतलब है उसका कलर जो है वो पिंकिश कलर हो जाता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती इसलिए उसका कलर जो है इस तरह से हो जाता है साइनोसिस, और पशु मर जाता है। यदि पशु प्रेग्नेंट है, ज्ञाबन है पशु, तो उसका गर्भपात हो जाएगा यानी अबॉर्शन हो जाएगा। और सूअर जो है, सूअर में अगर नाइट्राइट पॉइजनिंग हो जाएगी तो वो बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मर जाएगा। तो ये याद रखना पड़ेगा कि सूअर में नाइट्राइट के क्या लक्षण है, तो उसमें कोई लक्षण नहीं आते ना, वो मतलब बिना लक्षण प्रदर्शित किए ही मर जाएगा। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है मिथाइलिन ब्लू। इसकी खुराक है मिथिलिन ब्लू की 9 mg पर kg बॉडी वेट, 9 mg पर kg बॉडी वेट, ये इसकी डोज है मिथाइलिन ब्लू की। और इसको 4% एक्वस सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में 4% का सॉल्यूशन बनाकर इसको IV देते हैं, और इसको फिर 6 से 8 घंटे बाद में रिपीट करते हैं। अगर पशु सही नहीं होता तो 6 से 8 घंटे बाद में फिर रिपीट करते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C सपोर्टिव थेरेपी के लिए साथ में देते हैं इसको। दूसरा जो है पॉइजनिंग है यूरिया की पॉइजनिंग, यानी यूरिया पॉइजनिंग है जो खाद द्वारा पॉइजनिंग है, मतलब रासायनिक खाद द्वारा। यूरिया आप जानते हो किसान जो है फसलों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं, कॉमन नाम है। और एक तो क्या है कि इसका स्वाद जो है यूरिया का वो नमकीन होता है, स्वाद इसका यूरिया का नमकीन होता है, इसलिए पशु इसको नमक के क्या बोलते हैं, नमक समझ के इसको खा लेते हैं। जब किसान खेत में सिंचाई करते हैं उस टाइम फसल में खाद डालते हैं, सिंचाई के टाइम में खाद डालते हैं। और खाद जो है अमूमन आपने देखा होगा जब पशु जहाँ खेत में खुले घूमते हैं, या मेनली उनका बैल है या ऊँट है, वो जहाँ खाद रखी होती है वहीं पर ऊँट को बांध देते हैं, और वो अपनी खाद लेके पानी के साथ डालता है, लेकिन वो खाद का कट्टा खुला रहता है, और ऊँट या बैल या खुला घूमने वाली गाय भैंस जो खेत में है वो उसको खा लेती है और उसको पॉइजनिंग हो जाती है। और मैंने आपको पहले बताया था कि ये पॉइजनिंग जो है यूरिया की पॉइजनिंग, ये एल्कलोसिस है, यानी ये एल्कलाइन है नेचर में यूरिया, और अगर ज़्यादा खा लेता है तो उसको एल्कलोसिस पशु हो जाता है। जैसे एसिडोसिस है वैसे ही एल्कलोसिस है। तो दूसरा आपने मैनेजमेंट में पढ़ा होगा यूरिया मोलासिस और यूरिया ब्रिक्स बनाते हैं। यूरिया मोलासिस या यूरिया ब्रिक्स बनाते हैं जब अकाल के टाइम में चारा कम होता है, हरा चारा नहीं मिलता है, तो पशुओं को प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए उसको यूरिया मिलाते हैं चारे में। यूरिया उपचारित चारा बोलते हैं जिसको। अगर उसमें उसकी यूरिया की मात्रा ज़्यादा डाल देते हैं, जितनी डालनी चाहिए उससे ज़्यादा डाल देते हैं, तो पशु को ये यूरिया पॉइजनिंग हो जाएगी। और इसीलिए क्या करते हैं कि सही तरीके से खिलाते हैं उसको, और जुगाड़ी करने वाले जानवरों को धीरे धीरे यूरिया की मात्रा बढ़ाकर खिलानी चाहिए। यूरिया की मात्रा धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वैसे क्या साधारणतया 400 ग्राम यूरिया प्रतिदिन प्रति पशु खिला सकते हैं, 400 ग्राम यूरिया। लेकिन यदि पहले उसको यूरिया नहीं खिलाया चारे में तो 50 ग्राम पर डे ही टॉक्सिक हो जाता है। यानी अगर वैसे 400 ग्राम तक खिला सकते हैं, लेकिन पहले अगर उसको नहीं खिलाया, यानी इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते हैं, तो 50 ग्राम अगर यूरिया दे दी तो भी वो उसके लिए टॉक्सिक है। आहार में यूरिया का मिश्रण, आहार देते हैं उसमें यूरिया मिलाते हैं थोड़ा, उसका मिश्रण में अगर सही तरीके से नहीं करेंगे तो यूरिया पॉइजनिंग हो जाएगी। और सोयाबीन मील के साथ यूरिया खिलाने से भी यूरिया पॉइजनिंग हो जाती है। अगर आप यूरिया की फीडिंग कर रहे हो आहार में, यूरिया मोलासेस, यूरिया ब्रिक्स के रूप में, या यूरिया से चारे को ट्रीट करके उसके साथ में अगर आपने सोयाबीन मील खिला दिया, सोयाबीन मील, तो उसको टॉक्सिसिटी यूरिया की हो जाएगी। अब इसके लक्षण क्या है यूरिया के? अगर यूरिया खा लिया या चारे में यूरिया ज़्यादा खिला दिया, या आपने सोयाबीन मील के साथ में यूरिया खिला दिया, तो इसमें अलग लक्षण आते हैं यूरिया पॉइजनिंग के लक्षण। यानी कि उसने यूरिया खाने की मात्रा पाया कि कितना खा लिया, कम खाया या ज़्यादा खाया। इसी पर रूमन में अमोनिया बनने की गति व अवशोषण, यानी उसमें रूमन में यूरिया खाने से अमोनिया बनती है, उसकी गति और उसका अवशोषण, यानी
वो ब्लड में उसका एब्जॉर्प्शन किस गति से हो रहा है उस पर भी इसके लक्षण का निर्धारण करते हैं। साधारणतः जो लक्षण इसमें होते हैं वो एक तो लार का गिरना, मुंह और नाक से झाग आते हैं, दांतों को घिसना यानी ग्राइंडिंग ऑफ टीथ, जाड़ दांत पीसना बोलते हैं अपने मारवाड़ी में वो, और पेट दर्द। जुगलर प्लस का आना, जुगलर प्लस का मतलब होता है कि जो जुगलर वेन है वो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जुगलर वेन की जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है, आपको दूर से दिखता है जुगलर वेन में ब्लड चलता हुआ दूर से दिखता है, उसको बोलते हैं जुगलर वेन जुगलर प्लस आना। और डिस्पेप्सिया, भूख नहीं लगना। ब्लोट, ब्लोट का मतलब है कि फ्रोदी ब्लोट है, एक बोतल गैस, पेट में गैस भर जाना जिसमें ये फूड पार्टिकल मिक्स होते हैं। पहले शुरू में पल्स रेट और रेस्पिरेशन बढ़ जाता है, अंत में पशु कमज़ोर होकर मर जाता है। तो ये इसका लक्षण है यूरिया पॉइजनिंग के। और आपको मालिक भी बता देगा कि साहब इसने यूरिया खा लिया या हमने यूरिया उपचारित चारा खिलाया था। इसका ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट इसका नहीं है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट जो है वो एल्कलोसिस का जो ट्रीटमेंट करते हो वही ट्रीटमेंट इसका आपको करना पड़ेगा। एल्कलोसिस का जो ट्रीटमेंट करते हो यानी इसका ऐसी चीज़ दोगे जिससे इसका पीएच जो है रूमन का पीएच एसिडिक हो जाए, यानी 5% एसिटिक एसिड पानी में मिला के इसको 5% एसिटिक एसिड पानी में मिला के बड़ा पशु जितना है उस हिसाब से 2 से लेके 3 लीटर तक पिला सकते हैं। खुराक जो है देखो अभी इसमें दे रखी है, केटल में 4 लीटर तक पिलाओगे, शीप में 0.5 से यानी आधा लीटर से 1 लीटर तक इसका डोज है। एसिटिक एसिड का मतलब सिरका, सिरका जानते हो अचार में डालते हैं वो सिरका है। अगर पशु को आफरा ज़्यादा है तो ट्रोकार कैनुला जो आपको पढ़ा रखा सर्जरी में, ट्रोकार कैनुला लगा के उसकी गैस को रूमन से निकाल दो और उसमें एंटी ब्लोट दवा, एंटी टिम्पनी यानी आफरे की दवाई जो है ठीक होने वाली वो डाल दो। और एंटीबायोटिक भी दे सकते हो, रूमन में दे सकते हो, डायरेक्ट वह पशु को एंटीबायोटिक लगा सकते हो। तो ये था ट्रीटमेंट यूरिया पॉइजनिंग का। अब इसमें चौथा टाइप जो है वो है औषधियों की विषाक्तता, यानी कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो हम दवाई के रूप में देते हैं पशु को, ट्रीटमेंट के रूप में देते हैं। दवाइयाँ मेडिसिन जो है वो पशु को उपचार के लिए देते हैं, लेकिन वो मात्रा अगर उसकी ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिसिटी यानी विषाक्तता पैदा करते हैं, पशु के लिए हार्मफुल है। अब इसमें उदाहरण के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस दवा को जो मुख्य रूप से लीवर फ्लूक में देते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को लीवर फ्लूक जो लीवर के फ्लूक्स है उनको मारने के लिए इसको दवा को पिलाया जाता है। जब इसकी मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, जो डोज इसकी रिकमेंडेड डोज है उससे ज़्यादा पिला देते हैं तो टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है, विषाक्तता पैदा हो जाती है। अब इसकी जो विषाक्तता है कार्बन टेट्राक्लोराइड की वो किस पे निर्भर करेगी? वो एक तो मौसम पे निर्भर करेगी, मौसम पे, यानी ठंडे मौसम में इसका असर ज़्यादा होता है, यानी टॉक्सिसिटी सर्दियों में इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी, गर्मियों में टॉक्सिसिटी कम होगी। फिर आहार में, आहार पे कैसे डिपेंड करेगा कि अगर मान लो आप पशु आहार जो दे रहे हो वो अगर उसमें फैट की या प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और कैल्शियम की कमी है, आहार में अगर फैट और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है और कैल्शियम की कमी है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का विषाक्तता का जो असर है वो ज़्यादा होगा। पशु की शारीरिक स्थिति, यानी गर्भित और दूध देने वाले पशु जो है, या पशु अगर प्रेग्नेंट है या वो दूध देने वाले हैं तो उनमें असर जो है ज़्यादा होगा, और जो पशु ड्राई है उसमें असर कम होगा। दवा की खुराक, यदि आपने एक ही खुराक में औषधि की मात्रा ज़्यादा दे दी तो कम पॉइजनिंग होगी। अगर मान लो आपने औषधि की मात्रा जो है एक बार में ज़्यादा दे दी एक ही टाइम में तो उसकी असर कम होगा, बनिस्बत के आप लगातार कम मात्रा में बार बार दवा दे रहे हो, यानी बार बार अगर आप उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड दे रहे हो तो उसमें असर जो है ज़्यादा तेज होंगे, लक्षण इसके सिम्टम यानी पॉइजनिंग के असर ज़्यादा होगा। इसके लक्षण क्या है? इसका लक्षण है पेट दर्द, दस्त लगना, यानी पेट दर्द और दस्त लगना, और मींगनी, गोबर में खून आना। मींगनी या गोबर में, यानी कि जो मींगनी इसलिए कह रहे हैं कि ये भेड़ों में ज़्यादातर इसको
कार्बन टेट्राक्लोराइड को लिव फ्लूक में देते हैं। इसलिए इसको ये मींगनी या गोबर में खून आना, लड़खड़ा कर चलना, दौरे पड़ना, पशु को दौरे फिक्स पड़ते हैं और हृदय की धड़कन जो है वो कम हो जाती है, पशु बेहोश होकर गिर जाता है और अंत में पशु की डेथ हो जाती है। उपचार, इसका कोई खास उपचार नहीं है। पशु को खुली जगह में रखें, मतलब ओपन जगह में रखें, सेलाइन परगेटिव दें, उसको दस्त लगने वाली दवाई दें, कैल्शियम और कोयला यानी चारकोल पिला दें उसको, जो कि टॉक्सिन को एब्जॉर्व करेगा। कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट 25% जो है वो केटल में 300 से 450 ml IV और शीप में 50 ml IV देते हैं। ये इसका ट्रीटमेंट है। एक इसमें दवा आती है जिसका हम पेट के कीड़े मारने में काम लेते हैं, वो है फिनोविस। फिनोविस जो है ये भी पशुओं में पेट के कीड़े मारने में दवा दी जाती है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज़्यादा देते हैं तो ये इसमें भी कार्बन टेट्राक्लोराइड जैसे ही लक्षण आते हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड की पॉइजनिंग में भी आपने लक्षण पढ़े थे, वो सेम के सेम लक्षण अगर आपने फिनोविस ज़्यादा दे दी तो ये लक्षण आएंगे। अब इसका जो उपचार है फिनोविस पॉइजनिंग के, वो उपचार है, इसमें भी सेलेन परगेटिव देते हैं। पशु को छायादार, अंधेरे व हवादार जगह में रखें और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न IV करें, यानी एक पशु से जो स्वस्थ पशु है उसका खून इसको देना चाहिए, क्योंकि इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना चाहिए। तो ये मतलब क्या है कि था रासायनिक खाद द्वारा होने वाली पॉइजनिंग। आज हम इतना नहीं अध्ययन करेंगे, कल हम इसका जो लास्ट जो कारण है उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।